हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर ट्यू क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स बेसिक टू स्टैंडर्ड पढ़ेंगे और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और जो सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों में हम लोग को चार्ज के बारे में पढ़ना है और वो चार्ज जो रहेगा वो सारे के सारे रेस्ट वाले कंडीशंस में पढ़ेंगे। जो हमारा थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम लोग इलेक्ट्रो करंट डायनेमिक्स या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नाम से पढ़ेंगे। डायनेमिक्स का मतलब हो गया इन मोशन। क्लियर है? तो हम लोग को पहला जो पार्ट 1 बुक है उसमें सिर्फ चार्ज के ही बारे में पढ़ना है। तो पहला जो चैप्टर है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक से कहेंगे। चार्ज हम लोग को दो कंडीशंस पर पढ़ना है। एक कंडीशन जो है वो रेस्ट पर है और दूसरा जो है वो मोशन के लिए पढ़ना है। तो जो चार्ज रेस्ट में है उसमें हम लोग दो टॉपिक को कवर अप करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स और जो सेकंड वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और जो हमारा थर्ड चैप्टर है उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों में बस बेसिक डिफरेंस यही है कि जो पहला दो चैप्टर है वो उसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, वो रेस्ट में होगा, इसलिए इसका नाम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख रखते हैं। और जो सेकंड वाला टाइप है वो चार्ज सारे मोशन में है, इसलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक के नाम से जानते हैं। एक बार याद कर लेते हैं कि हम लोग चार्ज में क्या पढ़े थे। तो चार्ज एक इनहेरिएंट प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी का विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड अदर इफेक्ट, या फिर हम और भी कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी at a given interval of time called charge. There are two types of charges. One is positive and another one is negative charge. फिर हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस पर। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है कि लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्जेस कंजर्व, दैट इज चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। Third property is charge is quantized. It means charge can be expressed as a multiple integral of electron, that is Q equal to plus minus NE. Fourth property is quantization Q equal plus minus N, where N is number of electron, E is charge of electron, and the charge of electron हम लोग जानते हैं कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। उसके बाद हम लोग आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? तो तीन तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहला है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में हम लोग पढ़ेंगे कि जब चार्ज को सेपरेट किया जाए, जब चार्ज को पूरे इंटायर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है तो उसको हम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं, जिसके सिंबल लैम्डा से है। लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर स्मॉल अमाउंट का चार्ज है तो करंट एलिमेंट भी स्मॉल है। डी क्यू यहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है और डीएल क्या है? करंट एलिमेंट। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जब चार्ज किसी इंटायर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट है उसको क्या कहेंगे? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट है हमारा सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को सिग्मा से दिखाते हैं।
तो सिग्मा बराबर क्या होता है, तो जब भी चार्ज किसी भी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा उसको क्या कहेंगे, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, dq बाई ds, या फिर कह सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया। तो हम लोग इसमें यूनिट जानते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का यूनिट कितना होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज का यूनिट होता है कूलम और लेंथ का होता है मीटर, तो कूलम पर मीटर। जबकि सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का यूनिट कितना होता है, कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर होगा तो ऊपर चला गया तो कितना हो गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और हमारा जो थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बतलाता है कि जब चार्ज पूरे इंटायर वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो उसको कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रो इक्वल्स चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर स्मॉल अमाउंट का रहेगा तो dq अपॉन dv, और इसका यूनिट क्या होगा, चार्ज का कूलम और वॉल्यूम का पर मीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग इसके बाद आते हैं कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम लोग यहाँ पर अपना रिवाइज कर लेते हैं कि क्या केस में पढ़े थे। तो कूलम्स लॉ ये बतलाते थे कि हम किसी भी दो चार्ज बॉडी को अगर कंसीडर करते हैं, वेदर दे आर पॉजिटिव, नेगेटिव और मे बी सेम चार्जेस, तो इनका जो नेचर क्या है कि जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करता है। तो हम दो चार्ज बॉडी को कंसीडर कर लेते हैं। पहला चार्ज बॉडी हो गया Q1 और दूसरा चार्ज बॉडी हो गया Q2, और मान लेते हैं कि ये दोनों चार्ज बॉडी एक सर्टेन डिस्टेंस पर है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू चार्ज बॉडीज is directly proportional to the product of forces and inversely proportional to the square of distance between them। अगर हम ये दोनों इक्वेशन को मिला करके लिखते हैं तो इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से हम क्या देख पाएंगे कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगा और यहाँ में कांस्टेंट टर्म यूज करेंगे, वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R का स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट। अब यहाँ पर आता है कि इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब सोचेंगे यहाँ पर कि ये यूनिट कैसे हुआ, तो इस वैल्यू को यहाँ रहने देते हैं, बाकी सारे टर्म को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो F के साथ R स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया, Q1 Q2 नीचे आ गया, तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और इधर हो गया कूलम का स्क्वायर। अब इससे एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि इसका डायमेंशन क्या होता है, तो न्यूटन है मतलब फोर्स MLT-2, मीटर का स्क्वायर है L का स्क्वायर, कूलम AT का पावर -2। इसको सॉल्व करते हैं तो जितने टर्म्स के बेस सेम है उसका पावर को क्या करते हैं ऐड, m यहाँ एक ही है और तो कहीं m नहीं है, L का पावर 1 L का पावर 2 दोनों को ऐड किए तो 3 हो गया, t का पावर -2 t का पावर -2 t का पावर -4 और बचा a, तो a का पावर कितना है -2। यहाँ तक नोट डाउन कर लेते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग E वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग E वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज के बराबर होता है। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पॉजिटिव
टेस्ट चार्ज इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होगा फोर्स है तो न्यूटन, और ये चार्ज है, चाहे वो टेस्ट चार्ज हो या पॉइंट चार्ज हो, यूनिट क्या होगा पर कूलम। यहाँ दो वर्ड हमेशा हम लोग यूज करेंगे, और वो है एक टेस्ट चार्ज और एक है पॉइंट चार्ज। टेस्ट चार्ज को हमेशा क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और पॉइंट चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा हो गया एक टेस्ट चार्ज और ये हो गया हमारा पॉइंट चार्ज, और इन दोनों का डिस्टेंस r। तो जैसा हम लोग अभी कूलम्स लॉ में पढ़े थे, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F बराबर कितना हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, और इन दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट तो Q इंटू क्यू नॉट, और नीचे में हो गया r का स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े F/Q0। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम F का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बाई R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये टेस्ट चार्ज से ये टेस्ट चार्ज कैंसल आउट हो गया, और ये हमारा वैल्यू किसका बदला है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई R का स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है, और इसका ग्राफ हम लोग ऐसा प्लॉट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर से। तो ये हमारा ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कुछ इस तरह से बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के स्क्वायर से। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये एक पेयर है अनलाइक चार्जेस, ठीक है, ये एक पेयर हो गया अनलाइक चार्ज का। ये O जो है वो सेंटर बतलाता है, सेंटर ऑफ डाइपोल, और इन दोनों डाइपोल से जो डिस्टेंस होगा चार्ज का वो सेम रहता है, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज पेयर ऑफ अनलाइक चार्जेस हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में क्या हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो डाइपोल मोमेंट है वो हम इनमें से कोई भी चार्ज ले सकते हैं, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है L प्लस कितना 2 है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट होगा, जबकि ये चार्ज है तो कूलम, और डिस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे मीटर। क्लियर है। अब इन्हीं के मदद से अब हम लोग अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला डेरिवेशन है हम लोग टॉर्क का वैल्यू निकालेंगे कि किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क का वैल्यू कितना होता है। हेडिंग बनाएंगे टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform electric field। क्लियर है। तो हम इसका डायग्राम को पहले ड्रॉ करते हैं। तो इन जनरल हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जनरेट करता है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को जनरेट कर रहा है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक पेयर को रखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रखें और किसी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज भी रखते हैं।
ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। पॉइंट ए पर है हमारा नेगेटिव चार्ज और पॉइंट बी पर है हमारा पॉजिटिव चार्ज, जस्ट ये डाइपोल। और इन दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, L प्लस L। ये डिस्टेंस को हम लोग 2L से मानते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहे हैं, इस एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट का नाम हम लोग C रखते हैं। जबकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये बाहर की तरफ, और ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये अंदर की तरफ। तो अभी हम लोग जैसा कि पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना, F इक्वल टू ई इंटू क्यू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, E इंटू क्यू। और हम अगर नेगेटिव चार्ज के कारण लिखना चाहें तो लिखेंगे माइनस E इंटू। अब आते हैं हम लोग, ये टॉर्क क्या होता है। टॉर्क जो है वो बेसिकली एक फोर्स ही है, लेकिन ये रोटेशनल इफेक्ट में हम लोग इसको कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट रहेगा वहाँ हम टॉर्क का वर्ड यूज करेंगे, और जहाँ इन जनरल पुश और पुल का बात रहेगा वहाँ फोर्स का वर्ड यूज करेंगे। जितने भी रोटेशनल इफेक्ट है, जैसे कि मान लेते हैं हमको एक दरवाजा को खोलना है, तो दरवाजा को खोलने के लिए हम क्या करें, उसका हैंडल देखना है कि दरवाजा के कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर रहता है, एकदम जहाँ जॉइंट हवा नहीं रहेगा, कुछ उससे दूर पर ही रहेगा। अगर हमको हैंडपम्प चलाना है तो उसका हैंडल जहाँ पर जुड़ा हुआ वहाँ पर से हम ना चलाते, कहाँ से चलाएंगे, जहाँ हैंडल सबसे नीचे में। या फिर एक कुल्हाड़ी चलाना हो या क्रिकेट बैट खेलते हैं तो हैंडल कहाँ रहता है, सबसे लास्ट वाले एंड पर। तो रोटेशनल इफेक्ट के लिए हम वर्ड यूज करेंगे टॉर्क। तो क्लास 11th में हम लोग जानते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना है और हाइपोटेनियस पता है, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, मतलब इस टर्म का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2L साइन थीटा। तो फोर्स का वैल्यू हो गया E इंटू क्यू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया 2L साइन थीटा। अब ये 2L के जगह पर हम डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं, तो का वैल्यू EP साइन थीटा। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अब टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ रहता है या मिनिमम कहाँ रहता है, तो टॉ विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो टॉ का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। और अगर टॉ का वैल्यू हम मिनिमम की कंडीशन पर निकालते हैं, तो टॉ का वैल्यू मिनिमम तभी होगा जब थीटा का वैल्यू कितना हो 0 डिग्री। तो टॉ का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ तक नोट डाउन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे।